Hello friends, welcome to this new video. So in this video we are going to discuss the important current affairs for the month of September. Before we get started with this video, I would want you to subscribe the channel for all MBA related updates and also press bell icon to receive notifications for important videos like these. Right? You could also download the StudyBuzz app for free CAT MBA mocks and videos from either App Store or Google Play, and also connect with us on Instagram and Facebook, right? And if you're a serious CAT aspirant or a serious MBA aspirant, right? So you can definitely consider the StudyBuzz pen drive for MBA because it has a complete ebooks, no internet is required to access it, right? It has all the test series included and you can play it unlimited times, right? It covers all the exams, CAT, SNAP, IFT, XAT, etc., right? And there is also a 24/7 doubt portal फोरम राइट एंड अब जो आपकी प्रिपरेशन होगी वो बेसिक से मॉडरेट से एडवांस हर तरह की प्रिपरेशन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी राइट. सो यू कुड विजिट द वेबसाइट www.studybuzz.co.in फॉर मोर इन्फॉर्मेशन राइट. और साथ ही साथ जो वेबसाइट है वहां पे जो आपको पोर्टल डिटेल्स जो मिलती हैं उसमें आपको देख सकते हो कि भाई आपको सेक्शनल मॉक्स मिल जाते हैं, आपको फुल लेंथ मॉक्स मिल जाते हैं, आपको वीकली जीके करंट अफेयर्स टेस्ट मिल जाते हैं, right? And apart from CAT, all the other important exams like SNAP, XAT, IFT, NMAT and many more, इन सबके आपको full length mocks और previous year solved papers मिल जाते हैं, right? So आप अगर आपको और ज्यादा information चाहिए तो you can connect with us on the given helpline number, right? For more information. So on that note, let's start the session. तो सबसे पहले HDFC Bank has unveiled Bank on Wheels service in Gujarat as a part of rural banking service. What is the aim? To increase the accessibility of bank in rural area. Currently, the van is part of the pilot project and more vans are planned to be rolled out in various states. Bank on Wheels. Bank vans will visit remote villages located 10 to 25 kilometers from the nearest branch. Right? तो HDFC बैंक का ये इनिशिएटिव है जिसका नाम है बैंक ऑन व्हील्स राइट. बेसिकली जो बैंक है, जैसे कि अभी हम देखते हैं भाई बैंक का कॉन्सेप्ट पहले स्टार्ट हुआ था फ्रॉम द ब्रांचेस राइट. देन जो बैंक है वो ऑनलाइन आया राइट. बट अभी भी राइट जब आपके ब्रांचेस हो या जब आप ऑनलाइन हो तब भी कुछ ऐसे लोग हैं जहां तक आपकी एक्सेसिबिलिटी नहीं पहुंच पा रही है राइट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द रूरल पॉपुलेशन राइट. जैसे कि भाई शहरों में तो हम देखते हैं कि हर एरिया में आपको ब्रांचेस बहुत भरपूर मिल जाते हैं राइट. कोई ना कोई बैंक का ब्रांच होता ही है. अगर आप एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर बैंक के कस्टमर हैं तो वो भी आपको एक शहर में आपको मल्टीपल ब्रांचेस मिल जाते हैं उसके राइट. बट अगर हम गांव की बात करते हैं तो गांव से गांव हर गांव में बैंक्स नहीं होते हैं राइट. आपको किसी दूसरे गांव या जो गांव का हेडक्वार्टर होता है, जो आपका तालुक होता है या जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है, वहां तक जाना पड़ता है अगर आपको बैंक के ब्रांच में जाना है right. And online is also out of question for them because online is very unsafe for them right. उनकी जो ऑनलाइन या डिजिटल लिटरेसी है वो वैसी नहीं है कि वो ऑनलाइन अपना सारा बैंक रिलेटेड सर्विसेज अवेल कर पाए राइट. तो यहाँ पे फिर जरूरत आता है इस इनिशिएटिव बैंक ऑन व्हील्स का. इसमें क्या होता है कि लेटेस्ट से कि 3-4 गांव हैं राइट जिसमें बैंक नहीं है और उनसे इक्विडिस्टेंट ब्रांच है आपका एक राइट. तो अभी तक क्या होता था, अभी तक जो लोग थे वो यहां तक आते थे, उनको आना पड़ता था अपना पूरा डे प्लान करके. अब क्या होगा भाई, अब ये जो ऐसे व्हील्स पे जो बैंक है, ऐसे जो वैन्स हैं राइट, वो जाएंगे इन गांव तक राइट. वो इन गांव में ट्रैवल करेंगे ताकि कुछ बेसिक सर्विसेज के लिए इनको ब्रांच ना आना पड़े और इनकी जो सर्विसेज हैं वो इन्हीं वैन्स के थ्रू ही फुलफिल हो जाए राइट. सो दैट इज द एम बिहाइंड दिस बैंक ऑन व्हील्स राइट. व्हाट इज द एम? To increase the accessibility of bank in rural area, है ना. तो बेसिकली अब अभी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है राइट गुजरात में एंड एक बार इसका रिस्पॉन्स देखा जाएगा, इसका एफिशिएंसी देखी जाएगी और उसके बाद इट विल बी रोल्ड आउट इन वेरियस अदर स्टेट्स एज वेल राइट. तो बेसिकली रिमोट विलेजेस जो कि ब्रांच से 10 to 25 किलोमीटर दूर है वहां तक ये जो बैंक ऑन व्हील्स सर्विस है वो कवर की जाएगी. नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI has launched a pilot project for end-to-end digitization of KCC lending. What is KCC? Kisan Credit Card.
right? So the pilot has been developed by the central bank and its subsidiary, Reserve Bank Innovation Hub, RBIH. Objective: to make it more efficient and reduce costs for borrowers. States for pilot project: Madhya Pradesh and Tamil Nadu with Union Bank of India and Federal Bank respectively. Right? तो बेसिकली जो केसीसी लेंडिंग है, जो किसान क्रेडिट कार्ड में जो लेंडिंग दी जाती है, राइट, जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसके थ्रू होता क्या है, उसके थ्रू लोन्स जो है वो अवेल करता है फार्मर, राइट? तो एक फार्मर जो है वो यूजिंग दिस केसीसी उनको लोन मिलता है। तो ये जो प्रोसीजर है लोन लेने का फार्मर के लिए, इसको पूरी तरह से डिजिटाइज किया जा रहा है, राइट? उसकी कोशिश यहां पे चल रही है, राइट? तो इसके लिए जो पायलट प्रोजेक्ट है फॉर एंड टू एंड डिजिटाइजेशन ऑफ केसीसी लेंडिंग, इसको आरबीआई ने लॉन्च किया है। अभी 2 स्टेट्स में लॉन्च किया गया है। कहां पे? एमपी, दैट इज द सेंट्रल स्टेट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश, एंड देन तमिलनाडु, है ना? मध्य प्रदेश में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है, तमिलनाडु में फेडरल बैंक कर रहा है ना? एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक इट मोर एफिशिएंट एंड रिड्यूस कॉस्ट्स फॉर बोरोवर्स, राइट? तो ताकि जो किसान है, जो फार्मर्स हैं, उनका जो बोरोइंग कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके, ताकि वो ऑनलाइन ही बहुत ही एक सीमलेस प्रोसेस के साथ लोन्स को अवेल कर पाएं, ये सर्विस दी जा सके। इसके लिए ये एंड टू एंड डिजिटाइजेशन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, राइट? नेक्स्ट, SBI has hit the mark of rupees 5 trillion in market capitalization, market cap, for the first time after its shares touched a record high of rupees 564.45, up 1% on the BSE in intraday trade in an otherwise weak market. So, with a market cap of rupees 5 trillion, SBI stood at the 7th position in the overall market cap ranking after HDFC, जिनका market cap है 8.38 trillion, ICICI बैंक का है 6.3 trillion. SBI has become the third lender in the country, right? तो जो ट्रेडिंग होती है, जो स्टॉक मार्केट हम देखते हैं, भारत स्टॉक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाए या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो जाए, राइट, इनमें जो मार्केट वैल्यू है, राइट, जिसको हम एम कैप कह रहे हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो ऊपर और नीचे होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ द शेयर्स, राइट? एक शेयर का कितना प्राइस जा रहा है, राइट? तो ऐसा पहली बार हुआ है कि एसबीआई ने 5 ट्रिलियन रुपीस का मार्केट कैप टच किया हो, है ना? तो 5 ट्रिलियन के ऊपर और 2 ही सिर्फ फाइनेंस या लेंडिंग कंपनीज हैं। कौन सी हैं भाई? वो एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है। तीसरा बैंक बनाया है सिर्फ एसबीआई टू डू सो, राइट? एंड ओवरऑल अगर इंडिया की हम सारी कंपनीज की बात करें तो उसमें 7th पोजीशन पे आ गया है बेस्ड ऑन मार्केट कैप। RRBs are planning to make an initial public offering. To raise capital must have at least rupees 300 crore of net worth for the previous 3 years. What are RRBs? RRBs are regional rural banks, right? तो जो भी रीजनल रूरल बैंक हैं जो आईपीओ निकालने का प्लान कर रहे हैं, उनका कम से कम भाई 300 रुपए का नेटवर्थ होना, 300 करोड़ रुपए का नेटवर्थ होना चाहिए पिछले 3 सालों के लिए, right? So the government has issued a detailed draft of the guidelines for regional rural banks to raise capital and putting the onus for identifying eligible RRBs on the sponsor banks. They should also have their capital adequacy above the regulatory minimum level of 9%, right? तो जो regional rural bank हैं, इनका concept क्या है भाई? जो ये regional rural banks हैं, for example your most famous banks like SBI, ICICI, राइट, और HDFC, ये सब कमर्शियल बैंक्स है, राइट? ये रीजनल रूरल बैंक्स नहीं है। अब भाई SBI जो है आके किसी एक बैंक को स्पॉन्सर करता है कि ये जो बैंक है ये एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रहेगा या एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रहेगा, एक पर्टिकुलर स्टेट में रहेगा, ठीक है? अब एक नया बैंक बन के आता है जो कि स्पॉन्सर्ड है बाय द SBI, तो ये बैंक जो है वो बन जाएगा RRB, राइट? ये ना ही SBI की सब्सिडियरी है, right? This particular bank is not a subsidiary of SBI. It is just being sponsored by SBI, right? तो इस केस में अगर ये जो RRB है, अगर they want to go public, right? अगर इनको IPO जो है वो निकालना है, तो उसके लिए इनका जो नेटवर्थ है पिछले 3 सालों के लिए वो कम से कम 300 करोड़ का होना पड़ेगा। अगर इससे कम है तो ये IPO के लिए नहीं जा सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू की है,
right? Next, CCI has approved the proposed merger of JioCinema OTT platform with Viacom 18 Media to make one of the largest OTT platform. Under this, JioCinema OTT app of Reliance will be transferred to Viacom 18. In April 2022, RIL and Viacom 18 have announced a strategic partnership with Bodhi Tree Systems, BTS. BTS will invest Rs 13,500 crore in Viacom 18, while Reliance Projects and Property Management Services will invest Rs 1645 crore in the broadcaster. Right? BTS is an investment firm of Uday Shankar, ex-chairman of Star Network. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है मर्जर की, वाईकॉम 18 और फिर जियो सिनेमा की, है ना. वाईकॉम 18 में भी काफी होल्डिंग है ऑफ मुकेश अंबानी, राइट, एंड जियो सिनेमा तो इन्हीं का है. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इन दोनों ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को मर्ज किया जा रहा है टू मेक वन ऑफ द लार्जेस्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इन द कंट्री, राइट. एंड उसका जो डिटेल स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पे आप देख सकते हो. नेक्स्ट, भारत विद्या is the name of an online platform for Oriental and South Asian students that has been launched by Nirmala Sitharaman. This platform is designed and developed by the Bhandarkar Oriental Research Institute. This is a first of its kind online platform that offers both free and paid courses covering various aspects of Indology about art, architecture, philosophy, language and science. Right, so BORI will collaborate with Indian and foreign universities for awarding credits for its courses. Right, तो भारत विद्या नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन. राइट, ये बेसिकली ओरिएंटल एंड साउथ एशियन स्टूडेंट ओरिएंटल एंड साउथ एशियन स्टडीज के लिए है. राइट, तो बेसिकली इट इज कवरिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडोलॉजी. अगर आपको इंडिया की पढ़ाई करनी है, इंडिया के बारे में, इंडिया के आर्ट के बारे में, इंडिया के आर्किटेक्चर के बारे में, इंडियन फिलोसफी के बारे में, इंडियन लैंग्वेज के बारे में, इंडियन साइंसेस के बारे में, राइट, जिसकी बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की जाती है, जबकि वी नो दैट एंशिएंट इंडिया वाज हेविली रिच इन इट्स आर्ट, इन इट्स आर्किटेक्चर, राइट. जो फिलोसफी है, जो हम वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ते हैं, वो उसकी अभी रिटन प्रूफ्स हमको मिल रहे हैं कि भाई वो वहां के पहले, बहुत पहले आ चुका था इंडिया में, राइट. जो इंडियन थिंकर्स थे उस टाइम के, राइट, थिंग्स लाइक पाइथागोरस थ्योरम, थिंग्स लाइक सर्जरी, राइट, ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ इंडिया में पहले से था, लेकिन हम इसकी पढ़ाई नहीं करते. तो जो भी इसके लिए उसको पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, भारत विद्या, विच लिटरली ट्रांसलेट्स टू स्टडी अबाउट इंडिया और नॉलेज अबाउट इंडिया, राइट. एंड साथ ही साथ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज द भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इस प्लेटफॉर्म को डिजाइन और डेवलप कर रहा है, वो कोलैबोरेट करेगा बहुत सारी इंडियन एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ कि अगर आपके स्टूडेंट्स जो है वो भारत विद्या के थ्रू कुछ पढ़ रहे हैं या किसी कोर्स में एनरोल कर रहे हैं, तो उनको वो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जो भी कोर्स कर रहे हैं उसके लिए उनको क्रेडिट्स दिया जाए, राइट. इन सितंबर 2022, RBI has felicitated the bankers of the district to Leh district for achieving 100% digitization of banking operations. Right? What is digital banking? It refers to the electronic banking service provided by a bank for its financial and other transactions through electronic devices online. In 2019, RBI has proposed to make at least one district of every state in the country have 100% digitization of banking operations. First fully digital banking district of India was Thrissur, Kerala. सो लेह डिस्ट्रिक्ट के जो बैंकर्स हैं उनको आरबीआई ने फेलिसिटेट किया है फॉर अचीविंग 100% डिजिटाइजेशन, राइट. यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सारे बैंकर्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सर्विसेज, है ना. तो इसके लिए उनको फेलिसिटेट किया गया है. वी आर टॉकिंग अबाउट द लेह डिस्ट्रिक्ट, राइट. एंड सबसे पहला फुली डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट इंडिया का था थ्रिसुर, केरला, राइट. नेक्स्ट, the former Soviet leader Mikhail Gorbachev, who has passed away, had been honored with the Nobel Prize in the year 1990. He had served as the
General Secretary of the Soviet Communist Party and de facto leader of the country in 1985. He was the youngest member of the ruling council, right, known as Politburo. Right, so we are talking about the last Soviet leader, Mikhail Gorbachev, right, and इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1990 में for ending the Cold War, right? So he is the person credited for ending the Cold War and also criticized by the Russians, by the Soviet side, कि भाई आपने जो है वो जो पूरी सोवियत लेगेसी थी उसको खत्म कर दिया था, राइट? तो इन्हीं के टाइम पे he was the general secretary of Soviet Communist Party, है ना, and he was also the youngest member of the Politburo, Mikhail Gorbachev. Cyrus Mistry, who has passed away, was a former chairman of Tata Sons. He had served as the chairman of the Tata Group in 2012. He succeeded Ratan Tata. He was the 6th chairman of the Tata Group and 2nd chairman who did not have the Tata surname. He joined the Tata Sons board as a director in 2006. Right? तो Cyrus Mistry की recently death हुई है. Right? He was involved in a car accident. Right? And इनकी death के बाद से फिर काफी आपको न्यूज देखने को मिल रहा होगा about the rear seat belt. Right? तो जो आगे बैठते हैं ड्राइवर और उनके साथ के जो पैसेंजर बैठते हैं उनके लिए तो सीट बेल्ट हमेशा से कंपलसरी रहा है, बट अभी बहुत सारी डिबेट, बहुत सारा डिस्कशन इस पे भी हो रहा है कि रियर सीट बेल्ट भी क्या कंपलसरी करना चाहिए. कुछ जगहों पे ऑलरेडी कंपलसरी कर दिया गया है, राइट? सो साइरस मिस्ट्री ही हैड सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ द टाटा ग्रुप इन 2012, राइट? रतन टाटा के बाद ये चेयरमैन बने थे टाटा सन्स के, राइट? ही वाज द 6th चेयरमैन ऑफ द टाटा ग्रुप एंड 2nd चेयरमैन हु डिड नॉट हैव द टाटा सरनेम, राइट? इन्होंने टाटा सन्स को ज्वाइन किया था एज अ डायरेक्टर इन 2006. The world's longest ruling monarchs in history, Queen Elizabeth II, has passed away. She was a monarch of United Kingdom. She was ascended the throne in 1950. She became the United Kingdom's longest serving monarch in 2015 when she surpassed the record of Queen Victoria 1837 to 1901. Charles III 73 has become King of the United Kingdom and the head of the state of 14 other realms, including Australia, Canada and New Zealand. Right? So, Queen Elizabeth II जो है, right, she passed away in this month and she was the longest ruling monarch in history of the world. है ना? And UK की तो longest serving monarch बन चुकी थी 2015 में ही when she surpassed the record of Queen Victoria, who had served from 1837 to 1901, right? 64 years. And इनकी डेथ के बाद now Charles III, her son, has become king of the United Kingdom and also head of state of 14 other realms, जैसे कि Australia, Canada, right? Because they are still उनका जो head of state है, it is still the crown. Raju Srivastava, who has been passed away, was a comedian. He was the chairman of the Film Development Council, Uttar Pradesh. He got fame after participating in the first season of the reality stand-up comedy show, The Great Indian Laughter Challenge, in 2005. He played supporting roles in Hindi films such as Maine Pyar Kiya, Bazigar, the remake of Bombay to Goa, and Amdani Athanni Kharcha Rupaiya. Right? So one of India's most loved comedians, Raju Srivastava, इनकी death हो गई, right, due to heart conditions. He was the chairman of the Film Development Council of Uttar Pradesh, right? And इनका जो फेम था that was from the Great Indian Laughter Challenge. ये एक टीवी शो था जो आता था, right? And इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया है. India observes National Nutrition Week every year, right? From September 1 to September 7, right? तो जो first week होता है, जो first 7 days होते हैं of the month of September, उसमें हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक, राइट? व्हाट इज द एम? टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द एडिक्वेट न्यूट्रिशन इन फूड व्हाइल एंजॉयिंग द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ इंडियन क्विजीन. द थीम ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2022 इज टू सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स, राइट? सो
नेशनल न्यूट्रिशन वीक करने का जो एम ये होता है कि भाई आप इंडिया के जो बहुत सारे क्विजीन्स, राइट, नॉर्थ ईस्टर्न फूड है हमारे पास, साउथ इंडियन फूड है, राइट, गुजरात हैज इट्स ओन क्विजीन, महाराष्ट्र हैज इट्स ओन क्विजीन, राजस्थान हैज अ वेराइड क्विजीन, राइट, इन सबको आप एंजॉय करो, बट साथ ही साथ आप इनके जो न्यूट्रिशन है इन सारे फूड में एडिक्वेट न्यूट्रिशन जितनी आपकी बॉडी को चाहिए उसको भी इंक्लूड करो, उसके बारे में भी आप जागरूक रहो, राइट, दैट इज द एम। एंड थीम है सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। The International Day of Charity is observed on 5th September. So September 5 was chosen to celebrate the day because it is Mother Teresa's death anniversary. Mother Teresa received the Nobel Peace Prize in 1979 for work undertaken in the struggle to overcome poverty and distress, which also constitute a threat to peace. Right? So 5th September, International Day of Charity, क्योंकि मदर टेरेसा की जो डेथ एनिवर्सरी है दैट इज ऑन 5th September। ठीक है, मदर टेरेसा हैज लाइक शी इज अ नोबेल पीस प्राइज लॉरेट, राइट, 1979 में इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था फॉर वर्क अंडरटेकन इन द स्ट्रगल टू ओवरकम पॉवर्टी एंड डिस्ट्रेस व्हिच आल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ थ्रेट टू पीस। नेशनल टीचर्स डे observed on 5th September to mark the birthday of the country's first vice president and second president, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He was born on 5th September in the year 1888. Right? The first Teachers' Day in India was celebrated on 1962. Right? तो जो birth anniversary है इंडिया के first vice president and second president, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, इनके बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाता है नेशनल टीचर्स डे 5th September, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज सेलिब्रेटिंग द 5th राष्ट्रीय पोषण माह 2022 अक्रॉस द नेशन फ्रॉम 1st September टिल 30th September, राइट। तो ये पूरा जो है ये मंथ लॉन्ग सेलिब्रेशन है, राइट। जैसे हमने देखा नेशनल न्यूट्रिशन वीक, दैट वाज अ वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो राष्ट्रीय पोषण माह, माह इज अ हिंदी वर्ड विच स्टैंड्स फॉर मंथ, राइट। तो 1st September से 30th September ये 5th राष्ट्रीय पोषण माह सेलिब्रेट किया जा रहा है। विच इज द मिनिस्ट्री दैट इज सेलिब्रेटिंग दिस, आपको हमेशा याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, राइट। सो राष्ट्रीय पोषण माह सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग फोकस to the discourse of nutrition and good health. The central theme of Poshan Mah 2022 is Mahila और स्वास्थ्य and बच्चा और शिक्षा, राइट। तो जो थीम है इस बार का वो है महिला और स्वास्थ्य एंड बच्चा और शिक्षा। International Literacy Day is celebrated annually on 8th September to create importance about the literacy for individuals and societies, right? Theme 2022, transforming literacy learning spaces. The 14th session General Conference of UNESCO on 26th October 1966 has declared September 8 as International Literacy Day. Since 1967, this day celebrations have taken place annually around the world. So we are talking about the International Literacy Day. Date is 8th September, right? तो ये 1966 में यूनेस्को ने एक जनरल कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर किया था और तभी से ही 1967 से ही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 8 सितंबर को एज द इंटरनेशनल लिटरेसी डे, राइट। इसका जो थीम है इस साल का वो है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। To promote the Hindi language and its usage across the nation, India observed Hindi Divas annually on 14th September. The day also marks the birthday anniversary of Byohar Rajendra Simha, who played a crucial role in getting Hindi in Devanagari script. On September 14, 1949, the Constituent Assembly accepted Hindi in the Devanagari script as the official language of India. The first Hindi Day was celebrated on 14th September 1953. Right, so 1953 से ही हम हर साल 14 सितंबर को
नेशनल हिंदी डे और हिंदी दिवस मनाते हैं, राइट। इंडिया ऑब्जर्व्स नेशनल इंजीनियर्स डे on 15th September every year to recognize the contribution of engineers in the development of the nation. This day commemorates the birth anniversary of Sir Moksha Gundam Visvesvaraya, who is considered one of the greatest engineers of India. Right? So, MV was the chief engineer of Krishnaraj Sagar Dam in the northwest suburb of Mysore city. Along with India, Sri Lanka and Tanzania also celebrate Engineers Day on 15th September 2022. Right? So we are talking about the birth anniversary of Sir M. Visvesvaraya. Right? He is also a Bharat Ratna. Right? तो जो इनका बर्थडे है उसको हम इंजीनियर्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं. राइट? ये चीफ इंजीनियर थे इन द KR सागर डैम, यानी कि कृष्णराज सागर डैम, जो कि मैसूर सिटी में है. राइट? तो इनको माना जाता है एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियर्स ऑफ इंडिया एंड इनका जो पूरा लाइफ रहा है, इनका जो पूरा प्रोफेशनल करियर रहा है, उसको ऑनर करने के लिए, उसको कमेमोरेट करने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल इंजीनियर्स डे. और इंडिया के साथ साथ श्रीलंका और तंजानिया, ये दोनों कंट्रीज भी 15 सितंबर को ही इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करती हैं. राइट? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑब्जर्व्ड ऑन September 15. This year, this day marks the 15th anniversary of the International Day of Democracy. This year, the day is focused on the importance of media freedom to democracy, peace, and delivering on the SDGs, that is the Sustainable Development Goals. The International Day of Democracy was established after a resolution was passed by the UNGA, United Nations General Assembly, in 2007. Right? तो 15 साल हो चुके हैं. इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी जो है 15 सितंबर को मनाई जाती है. एक रेजोल्यूशन पास किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, और तभी से इसको इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी का खिताब मिला हुआ है. राइट? एंड फोकस जो है इस साल का जो थीम है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी, पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. लीडर ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी लिज ट्रस has been elected as the 56th Prime Minister of United Kingdom. She has succeeded present Prime Minister Boris Johnson, who will tender his resignation to Queen Elizabeth II. She has been served as the Foreign Secretary since 2021. She has defeated rival Rishi Sunak with 57% of the vote. She will be third female Prime Minister to lead the country. Right? So, यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, इन्होंने रिजाइन कर दिया. राइट? बिकॉज ही लॉस्ट द मेजॉरिटी सपोर्ट ऑफ द कंजर्वेटिव एमपीज. तो इनके बाद जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं लिज ट्रस, शी हैज बीन इलेक्टेड एज द 56th प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड शी इज ओनली द थर्ड वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके. राइट? एंड अलॉन्ग विथ हर ऋषि सुनक जो हैं वो भी एक कंटेंडर थे फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट, बट शी डिफीटेड ऋषि सुनक विथ 57% ऑफ द वोट्स. Starbucks has appointed Lakshman Narasimhan as the next chief executive officer and a member of the Starbucks board of directors. He will work closely with the interim CEO Howard Schultz before taking charge as CEO role. Howard Schultz will continue as interim CEO until 1st April 2023. Right? तो जो करंट CEO हैं स्टारबक्स के, हावर्ड शुल्स, इनका जो टर्म है वो 1st April 2023 को खत्म होगा. राइट? यानी कि अभी बहुत सारा टाइम बाकी है. राइट? देयर इज ऑलमोस्ट मोर देन 6 months. तो अब इस 6 months के लिए बेसिकली यहाँ पे पहला पॉइंट इसलिए कर दिया गया है बिकॉज ये स्टारबक्स से रिलेटेड नहीं है. राइट? लक्ष्मण नरसिम्हन has not been an employee of Starbucks, तो ताकि he can observe the business model, right, the work culture, right, the customer experience, all of that, so he can observe and he can learn from the current CEO and from the team. तो इनको pre-appoint कर दिया गया है as the next CEO and also a member of the Starbucks board of directors. Right? Lakshman Narasimhan, Indian origin person, to be a CEO of
Starbucks, right, which is a global coffee chain. King Charles will officially be proclaimed as Britain's new monarch in a ceremony followed by gun salutes and the reading of proclamations. Charles, 73, succeeded his mother immediately, but an accession council made up of hundreds of politicians, bishops, and senior civil servants will proclaim his succession at a ceremony. Charles is king and head of state of the United Kingdom and 14 other realms including Australia, Canada, Jamaica, New Zealand, Papua New Guinea. Right? So after the death of his mother and the queen, the monarch of UK, Queen Elizabeth II, right? Charles III जो हैं, जिनकी एज है 73, ये फाइनली प्रोक्लेम किए गए हैं एज द ब्रिटेन्स न्यू मोनार्क, राइट? आर वेंकट रमानी हैज बीन नेम्ड एज द 14th Attorney General of India for a period of 3 years, right? From 1st October इनका जो टर्म है वो शुरू होगा. He will replace current Attorney General K.K. Venugopal, whose term ends on 30th September 2022. He was registered as a lawyer with the Bar Council of Tamil Nadu in 1977. In 1997, Supreme Court has designated him as a senior advocate. Right? So जो Attorney General की पोस्ट होती है, this is a highest law officer of the country. Right? तो जब हम law officers की बात करते हैं तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है कंट्री का? दैट इज द अटॉर्नी जनरल. इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? एंड ही इज डायरेक्टली आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही रिप्रेजेंट्स द यूनियन ऑफ इंडिया इन ऑल द केसेस एंड ही ऑल्सो एडवाइजेस ऑन लीगल मैटर्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? एंड इनकी जो रैंक होती है दैट इज इक्विवेलेंट टू अ सुप्रीम कोर्ट जज, right? So for a person to be eligible to be appointed as Attorney General of India, they have also to be eligible to be appointed as a Supreme Court judge, right? So basically to give you a perspective कि Attorney General जो होते हैं वो highest law officer होते हैं, so which is a very important position. तो next Attorney General जो है वो बनाए गए हैं आर वेंकट रमानी, right? इनके पहले कौन थे? इनके पहले थे के वेणुगोपाल, जिनका टेन्योर जो है पिछली बार भी एक्सटेंड कर दिया गया था, राइट? एंड इनका टेन्योर फाइनली एंड हो रहा है और 3 सालों के लिए आर वेंकट रमानी को बनाया जा रहा है एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राइट? जॉर्जिया मेलोनी हैज बिकम द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली आफ्टर डिफीटिंग मारियो ड्राघी बाय अ ह्यूज मार्जिन. शी हैज जॉइन्ड पॉलिटिक्स एट एज 15 in 1992, joining the neo-fascist social movement. She has also served as a youth minister in Berlusconi's 2008 to 2011 government before founding the Brothers of Italy in 2012. 3 prominent political leaders, Meloni, La Russa and Crosetto, founded a new political movement, Brothers of Italy in 2012, जिसकी ये लीडर है, right? तो basically इटली जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, they have got its first ever woman prime minister in Giorgia Meloni, right? India aims to eliminate TB, right? What is TB? TB is tuberculosis by the year 2025, right? So President Draupadi Murmu has virtually launched 2 initiatives, Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan and Nikshay Mitra initiative. Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan, this initiative was launched in the presence of Union Health Minister Dr. Mansukh Mandviya. Nikshay Mitra, a platform for donors to provide various forms of support to those undergoing TB treatment, है ना? तो बहुत ही डिटेल, बहुत ही एम्बिशियस प्लान्स बनाए गए हैं फ्रॉम द यूनियन ऑफ इंडिया टू फाइट टीबी एंड टू एलिमिनेट टीबी फ्रॉम द कंट्री बाय द नेक्स्ट 3 years, राइट? तो बेसिकली इसी के लिए ये 2 इनिशिएटिव्स जो हैं, एक है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान कि भाई हमको टीबी एलिमिनेट कर देना है टोटली, एंड देन निक्षय मित्रा इनिशिएटिव. व्हाट इज निक्षय मित्रा इनिशिएटिव? कि भाई जो भी टीबी से लड़ रहे हैं या जो भी टीबी जिनको हुआ है उनके लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए बोथ फाइनेंशियली, इमोशनली, मेडिकली कुछ डोनर्स आए आगे
और उनको अडॉप्ट करें, उनको सपोर्ट करें ताकि वो टीबी को फाइट कर सके, राइट। तो ये जो 2 इनिशिएटिव्स हैं ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने वर्चुअली लॉन्च किया है, राइट। पीएम नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी एट विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली। द पॉलिसी एंश्योर्स क्विक लास्ट माइल डिलीवरी एंड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड challenges, save time and money of the manufacturers, prevent wastage of the agro products. Prime Minister also launched ULIP, that is Unified Logistics Interface Platform, right? This is a different ULIP from the insurance and investments wala ULIP that will bring all the digital services of transportation sector into a single portal. Under this, ease of logistics services, e-logs, has also been started. Right, so we are talking about the national logistics policy. तो जैसा कि हम देखते हैं कि भाई इंडिया is moving very forward in trying to make the country as a manufacturing hub for the entire world, right? And for in order to become to make India a manufacturing hub, there are a lot of things that have to be brought to order. उनमें से सबसे जरूरी है लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, राइट, ताकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी जो परमिशंस हैं, ये सब कुछ सॉर्ट हो जाए ताकि एक सीमलेस, एक काफी ही एफिशिएंट और इजी बिजनेस वाली जगह बन सके इंडिया, राइट। एंड उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, राइट। तो दिस पॉलिसी एंश्योर्स क्विक लास्ट माइल डिलीवरी एंड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड चैलेंजेस. It saves time and money of the manufacturers and also prevent wastage of the agro products. Prime Minister Narendra Modi has released 8 wild cheetahs in Kuno National Park, Madhya Pradesh, which has been brought from Namibia. Cheetah was declared extinct from India in 1952. Cheetahs are being introduced in India under Project Cheetah, which is world's first intercontinental large wild carnivore translocation project. Out of the 8 cheetahs, there are 5 female and 3 male cheetahs, right? तो basically ये एक contract हुआ है, ये collaboration हुआ है between Namibia and India, right? Which is also seen as the world's first intercontinental large wild carnivore translocation project, right? जहां पे 8 cheetahs को नमीबिया से इंडिया ट्रांसलोकेट किया गया है, राइट। इस 8 में देयर आर 5 फीमेल्स एंड 3 मेल्स. कहां पे किया गया है? कूनो नेशनल पार्क इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, राइट. तो करीब 70 सालों से देयर वर नो चीताज इन इंडिया, राइट. चीताज वर डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन 1952, राइट. सो 70 ईयर्स तक इंडिया में चीता जो है एक्सटिंक्ट थे, अब उनको अफ्रीका से फिर से रीइंट्रोड्यूस किया गया है. एंड नाउ सेवरल मेजर्स आर गोइंग टू बी टेकन टू इंक्रीज the population of cheetahs in India, right? Saudi Arabia has emerged as the second biggest oil supplier to India after a 3-month gap. Saudi Arabia has overtaken the Russia by a thin margin, while Iraq retained the top spot in August 2022. India is the world's third biggest oil importer and consumer, right? Shipped in 863,950 barrels per day of crude from Saudi Arabia, up 4.8% from the previous month, right? UAE has ranked 4, while Kazakhstan replaced Kuwait to become 5th oil supplier to India, followed by the United States, right? So सबसे ज्यादा इंडिया को जो ऑयल सप्लाई करता है वो है इराक. सेकेंड इज नाउ सऊदी अरेबिया. पहले सेकंड कौन होता था? पहले सेकंड रशिया था, राइट. एंड जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था उसके बाद से इंडिया वाज इंपोर्टिंग हेवीली फ्रॉम रशिया, राइट, क्योंकि प्राइसेस जो है वो रिड्यूस हो गए थे. बट नाउ सऊदी अरेबिया हैज ओवरटेकन रशिया बाय अ वेरी थिन मार्जिन. द सेंटर हैज डिसाइडेड टू रीनेम राजपथ एंड सेंटर विस्ता लॉन्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट एज कर्तव्य पथ, right? So Prime Minister Modi will inaugurate the entire stretch on 8 September, which that has been renovated under the government's ambitious Central Vista redevelopment project.
the New Delhi Municipal Council has convened a special meeting on 7 September and the proposal will be placed before it. Rajpath was known as Kingsway during British rule. Right? तो बेसिकली यहाँ पे इस रोड की बात हो रही है. राइट? जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरफ इंडिया गेट की तरफ जाता है और यहाँ पे जिस एंगल से हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राष्ट्रपति भवन है. राइट? बेसिकली रायसीना हिल है. रायसीना हिल बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं यहाँ पे एंड फिर इट एंड्स एट राष्ट्रपति भवन which is also called as the president's estate, है ना. तो इसका नाम पहले प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या था, किंग्सवे. राइट? उसके बाद इसका नाम बना, इसको बेसिकली हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया एंड इसका नाम बन गया था राजपथ. राइट? एंड नाउ इट हैज बीन रीनेम्ड टू कर्तव्य पथ. राइट? सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल विस्टा redevelopment plan. Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat has declared Andaman and Nicobar Islands as India's first Swachh Sujal Pradesh. He handed over the certificate to Andaman and Nicobar's Lieutenant Governor Admiral D.K. Joshi. All the villages of the Andaman and Nicobar Island have been certified as Har Ghar Jal and verified as open defecation free ODF+. On World Water Day, that is 22nd March 2021, Andaman and Nicobar Islands were declared to have achieved 100% coverage of rural households with tap water connection. Right? तो जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जितने भी विलेजेस हैं उनको अब डिक्लेयर कर दिया गया है एज हर घर जल एंड ऑल्सो एज ODF+, दैट इज ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस. राइट? तो इसके लिए जल शक्ति जो मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को डिक्लेयर किया है एज इंडियाज फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश. राइट? अडानी ग्रुप हैज ओवरटेकन द टाटा लेड conglomerate with an overall market capitalization on the BSE at over 22 lakh crore rupees, and that makes it the most valued in India. The combined consolidated revenues and net profit of listed companies of Tata Group were 8.6 trillion and rupees 74,523 crore in financial year 2022, right, respectively. Mukesh Ambani's group of 9 companies stood third on the list with a market capitalization of more than 17 lakh crore. Right? तो बेसिकली अभी तक इंडिया का जो हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी थी, कॉन्ग्लोमरेट था, वो था टाटास. राइट? बिकॉज इनके जो भी लिस्टेड स्टॉक्स हैं, like there is Tata Motors, right, or Tata Consumers, all of that, सबसे हाईएस्ट कॉन्ग्लोमरेट, सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन का इनको कॉन्ग्लोमरेट माना जाता था, बट नाउ अडानी ग्रुप ने इनको ओवरटेक कर दिया है. राइट? सो अब इट इज अडानी सबसे पहले है, सबसे ऊपर है, देन देयर इज टाटास, देन देयर इज अंबानी, और यू वुड से RIL. राइट? Delhi has launched the India's first virtual school. The school will be for class 9 to 12 and will be affiliated to the Delhi Board of School Education. The platform was created by the two globally recognized organizations, Google and SchoolNet India. Virtual school teachers have received special training to conduct online classes. Right? तो basically class 9, class 10, class 11 and class 12 के लिए ये ऑनलाइन स्कूल जो है, वर्चुअल स्कूल, राइट, इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली वर्चुअल. ऐसा नहीं है कि कोविड के टाइम पे जो स्कूल्स वर्चुअल हो गए थे उसके बाद फिर जब कोविड खत्म हुआ तो फिर वो वापस से फिजिकल मोड पे आ गए. दिस इज नॉट लाइक दैट. दिस इज अ कंप्लीटली वर्चुअल स्कूल, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया. राइट? इसको दो ऑर्गेनाइजेशंस, गूगल और स्कूलनेट इंडिया के द्वारा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है एंड स्कूल, ये जो वर्चुअल स्कूल है, इसको एफिलिएट किया गया है टू द दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन. बेसिकली इनको रिकॉग्निशन मिल गया है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, ऑफ NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी. राइट? एंड ये जो स्कूल के टीचर्स हैं इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे आप ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवा सकते हो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. राइट? इंडिया हैज सरपास्ड यूनाइटेड किंगडम टू बिकम द वर्ल्ड्स 5th biggest economy. The International Monetary Fund, IMF, has forecasted that India is overtaking the UK in terms on an annual basis this year. Top 4
the United States, China, Japan and Germany. The calculation is based in US dollars and India has extended its lead in the first quarter. By contrast, the Indian economy is forecast to grow more than 7% in the current financial year. Right? तो बेसिकली इंडिया बन चुका है दुनिया की 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बाय ओवरटेकिंग यूनाइटेड किंगडम. राइट, आप यहाँ पे रैंकिंग देख सकते हो. सबसे ऊपर है यूनाइटेड स्टेट्स, देन देयर इज चाइना. बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है. राइट, इट इज बीइंग एस्टिमेटेड कि अगले 5 और 10 सालों में चाइना इज गोइंग टू ओवरटेक यूनाइटेड स्टेट्स एंड दैट इज वेरी इनएविटेबल. राइट, फिर इसके बाद है जापान एंड इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. राइट, देन देयर इज Germany and then there is India. Right, and it is also estimated that by 2030 India is going to overtake Germany and Japan to become the 3rd biggest economy in the world in next 10-15 years or so. Right, and UK जो है वो 6th position पे आ चुका है. As per the United States Embassy, the United States has issued a record of 82,000 student visas to India in 2022, that is highest than any country. This is also the highest number of visas given to Indian students ever by the United States Mission in India. The Open Doors report in 2021 stated that there were 1,67,582 students from India in the 2020-2021 academic year. Indian students comprise nearly 20% of all international students studying in the United States. Right? So करीब 82,000 student visas issue किए गए हैं, which is a record. इतने सारे पहले कभी नहीं किए गए थे. Right? And Indian students जो हैं, जो US में पूरे international students पढ़ रहे हैं, उसमें से 20% students जो हैं, वो सिर्फ Indian students हैं. Right? Asha Parekh has been awarded the highest recognition in the field of Indian cinema, that is the Dada Saheb Phalke Award for 2020. She will receive the award from President Draupadi Murmu at the 68th National Film Awards on 30th September. She was conferred the Padma Shri in 1992. She also became the first woman to head the Central Board of Film Certification from 1998 to 2001. The Dada Saheb Phalke Award was instituted in 1969 and it was first presented to Devika Rani. राइट, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंटर्स मिल जाते हैं आपके जीके के लिए कि भाई कंट्री में सबसे हाईएस्ट फिल्म अवार्ड कौन सा है. राइट, सबसे हाईएस्ट फिल्म अवार्ड है कंट्री का, नॉट फिल्म फेयर. राइट, इट इज दादा साहेब फाल्के अवार्ड. राइट, दिस इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, फिल्म फेयर जो है वो एक प्राइवेट एंटिटी दे रही है. दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज अ नेशनल अवार्ड. ठीक है, तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज द हाईएस्ट रिकॉग्निशन इन द फील्ड ऑफ इंडियन सिनेमा. राइट, इसको पिछली बार इसको दिया गया था रजनीकांत को, उनके पहले इसको दिया गया था अमिताभ बच्चन को, इस बार ये दिया गया है आशा पारेख. राइट, एंड ऑल्सो इनको 1992 में पद्मश्री दिया गया था. राइट, एंड शी वाज आल्सो द फर्स्ट वुमन टू हेड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं CBFC. राइट, जो कि बेसिकली सर्टिफाई करती है फिल्म्स को कि हाँ भाई आप फिल्म दिखा सकते हो, एंड उसको रेटिंग भी देती है. U है, A है, R है, क्या है. राइट, और तो सबसे पहली बार यहाँ पे फिर आपका नेक्स्ट जो जीके का पॉइंट आता है कि भाई दादा साहेब फाल्के अवार्ड सबसे पहली बार कब दिए गए थे. सबसे पहली बार 1969 में दिए गए थे. राइट, एंड सबसे पहले रेसिपिएंट कौन थे? देविका रानी. राइट, फॉर द डॉक्यूमेंट्री आर ग्रेट नेशनल पार्क्स ऑफ नेटफ्लिक्स, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बराक ओबामा हैज वॉन एमी अवार्ड फॉर हिज नरेशन. The documentary has been released in 5 parts and produced by Barack and Michelle Obama's production company, Higher Ground. He has already won 2 Grammys and is now halfway to an EGOT, the achievement, that is an Emmy, a Grammy, an Oscar and a Tony. Barack Obama is second US president to win Emmy after Dwight D. Eisenhower. Right? तो बेसिकली एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स, है ना. इसको नरेट किया है फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने और इसी नरेशन के लिए इनको एमी अवार्ड दिया गया है. इनके पास ऑलरेडी ग्रैमी अवार्ड है. राइट, एंड देयर इज अ थिंग कॉल्ड EGOT जहां पे एमी, ग्रैमी,
ऑस्कर एंड टोनी है. सो ही हैज गॉट 2 of halfway. He is already halfway through this. O and T are remaining, right? And he is also only the second US president to win Emmy. इनके पहले ड्वाइट डी आइजनहावर जो थे उन्होंने ऑलरेडी एमी जीता हुआ है. उत्तराखंड स्टेट has received the first prize for the best adventure tourism destination and all-around development of tourism from the Ministry of Tourism. The state's tourism and culture minister Satpal Maharaj has received the awards from Vice President Jagdeep Dhankar during the presentation of the National Tourism Awards 2018-19 in New Delhi. Uttarakhand Governor Gurmeet Singh, Chief Minister पुष्कर सिंह धामी. ठीक है, तो बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का जो अवार्ड मिला है, राइट, इस रैंकिंग में जो फर्स्ट आई है स्टेट, वो है द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, राइट. सो दे हैव रिसीव्ड द फर्स्ट प्राइज फॉर द बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन एंड ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. ठीक है, तो ये अवार्ड जो बेसिकली दिया है वो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने प्रेजेंट किया है, right, on the occasion of National Tourism Awards 2018-19 in New Delhi, right. And इससे आपको ये भी पता होना चाहिए कि उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह. उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, पुष्कर सिंह धामी. Spanish Carlos Alcaraz has defeated Casper Ruud to secure his maiden men's singles title at the 2022 US Open Tennis. He is the youngest men's Grand Slam champion since Rafael Nadal won the French Open in 2005. Women's singles, आप यहाँ पे रैंकिंग देख सकते हो, मेंस डबल्स वगैरह सब देख सकते हो. इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो स्पेनिश प्लेयर हैं, इन्होंने he is one of the youngest persons, he is one of the youngest players to win US Open or any Grand Slam for that matter, right. And final था, वो था between Carlos Alcaraz and Casper Ruud. Next, India will host its maiden MotoGP World Championships race in 2023. So MotoGP commercial rights owner Dorna has signed an MOU with the Noida-based race promoters Fair Street Sports to host the premier two-wheel racing event in India for next 7 years. MotoGP has plans to also introduce Moto E into the Indian racing scenario. That will not only be a first in Asia but a green initiative with net zero carbon emission, right. तो सबसे पहली बार MotoGP वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस जो है वो इंडिया में होने वाला है 2023 में, राइट. तो जो MotoGP के कमर्शियल राइट ओनर हैं डॉर्ना, इन्होंने जो इंडिया का नोएडा बेस्ड रेस प्रमोटर है फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स, इनके साथ MOU साइन किया है कि भाई इनका जो ग्राउंड है, इनका जो रेसिंग ट्रैक है, वहां पे MotoGP का वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस किया जाएगा, राइट. फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद has released a book titled Ambedkar and Modi, Reformers, Ideas, Performers, Implementation in New Delhi. So it illustrates life, works and achievements of Dr. B.R. Ambedkar and presents a convergence between the ideals of Dr. Ambedkar and New India's development journey. It has been compiled in 12 chapters by Bluecraft Digital Foundation and has a foreword by music composer and Rajya Sabha member Ilaiyaraaja. है ना. तो बेसिकली ये जो बुक है वो दिखाता है कि कैसा जो आइडियाज थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, जिनको यहाँ पे इस लाइन में रिफॉर्मर कहा गया है, उन आइडियाज को कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है इस न्यू इंडिया में अंडर द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, राइट. सो द टाइटल ऑफ द बुक इज अम्बेडकर एंड मोदी, रिफॉर्मर्स, आइडियाज, परफॉर्मर्स, implementation. China's space agency has agreed to join hands with UAE's Mohammed bin Rashid Space Center to land a rover on the moon aboard a lander developed by the latter. Presently, the UAE is working on launching a rover to the moon in the later 2022 under the Emirates lunar mission in a lander. The lander has been developed by a Japanese company named iSpace. Rover named Rashid is the robotic rover weighing 10 kilograms will be carried to the moon inside the Hakuto R लैंडर, राइट. तो बेसिकली जो लैंडर है
ये बनाया है जापान ने, राइट। एंड यहाँ पे जो कोलैबोरेशन है दैट इज बिटवीन चाइना की स्पेस एजेंसी एंड यूएई की स्पेस एजेंसी, राइट। तो इन्होंने जो अपना रोवर बनाया है राशिद, उसको लैंड किया जाएगा मून पे विद द हेल्प ऑफ चाइनीज स्पेस एजेंसी, राइट। Israel's Heron drones would be equipped with strike capabilities as part of the Indian Air Force's Project Cheetah under the Make in India program. The Project Cheetah aims to improve the Indian Air Force's fleet of Israeli-made Heron unmanned aerial vehicles with stronger communication capabilities and long-range missiles that can hit enemy sites. Right? तो इसराइल से जो हमने ये हेरोन ड्रोन्स लिए हैं, राइट, दीज आर अनमैन्ड ड्रोन्स, राइट। सो यहाँ पे लाइक दीज माइट लुक लाइक अ फाइटर जेट और फाइटर प्लेन, बट यहाँ पे कोई पायलट या कोई एयरफोर्स ऑफिसर नहीं है, राइट। सो इसराइल हेरोन ड्रोन्स जो है इनको अब स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के साथ इक्विप किया जाएगा, राइट। एंड दिस इज अंडर इंडियन एयरफोर्स का प्रोजेक्ट चीता अंडर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम, राइट। सो दिस प्रोजेक्ट चीता इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रोजेक्ट चीता दैट वी हैव सीन, जहाँ पे 8 चीता को कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। दैट इज गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चीता, दिस इज इंडियन एयरफोर्स का प्रोजेक्ट चीता, राइट। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।